हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, कल दी प्रोनाउन और उसके काइंड्स के संबंध में चर्चा हुआ और बताया गया। हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, कल दी प्रोनाउन और उसके काइंड्स के संबंध में चर्चा हुआ और बताया गया कि प्रोनाउन के 6 भाग होते हैं जो ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे इंगित किया जा चुका है। तो उस पे 3 भाग पे हमने चर्चा किया था। पहला जो भाग होता है, थोड़ा सा बैकअप को हम रिकॉल करेंगे। जो पहला भाग होता है वो पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित होता है और जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके 3 काइंड्स आपको बताए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी दी पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी वह व्यक्ति जो बोल रहा है, यानी जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। द पर्सन हु स्पीक्स टू, वह व्यक्ति जो किसी से बात कर रहा है। तो जब भी हम सपोज दैट अगर हम क्लास में हैं तो जो टीचर है वो फर्स्ट पर्सन है और जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं जिनको वह संबोधित कर रहा है वो सेकेंड पर्सन है, यानी सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू आते हैं और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे प्रयुक्त होते हैं। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन का परिचय। अब दूसरा जो टॉपिक इसमें है वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने कल बताया कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य की जो परिणति होती है, यानी जो परिणाम होता है वह स्वयं कर्ता को ही संबोधित करता है। तो ऐसे स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ लगा करके बनाए जाते हैं, यानी मैंने यह काम स्वयं किया, तो जो मैंने काम किया वह खुद मेरे ऊपर उसके डोमिनेंट हो रहे हैं, इसलिए वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद जो तीसरा है वह होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज आप निचली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दिस, दैट के प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन्स के लिए होते हैं और दीज और दोज के प्रयोग प्लूरल नंबर नाउन्स के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो होता ही है, साथ साथ में यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जब यह किसी नाउन के स्थिति के तरफ इंगित करता है तब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दिस इज ए बॉय, दीज बॉयज आर नॉटी, दीज ट्रीज आर वेरी ब्यूटीफुल। तमाम तरह के उदाहरण हैं, यानी ये ट्रीज को, बॉयज को, स्कूल्स को संकेत कर रहे हैं, इसलिए दिस, दैट, दीज, दो जो हैं यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये तो रहा कल के वीडियो के संदर्भ में एक संक्षिप्त वार्ता। आज हम शेष जो 3 काइंड्स बचे हुए हैं जिसमें चौथे नंबर पे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी जो चीज बांटने के संदर्भ में, यानी किसी एक चीज यानी एक नाउन के संदर्भ में, एक वस्तु के संदर्भ में, एक स्थान के संदर्भ में जो प्रयुक्त होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके अंतर्गत 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ये ध्यान रहे, अक्सर ग्रामर में जब वाक्यों का करेक्शन करने के लिए दिया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से संबंधित वाक्यों का फॉल्ट आपके एग्जाम पेपर में रहते हैं। कभी भी इन शब्दों से जुड़े हुए नाउन्स अगर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं तो यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से ईच ऑफ दी बॉयज, ईच ऑफ दी बॉयज, आर नाटी नहीं होगा, ईच ऑफ दी बॉयज इज नाटी होगा। बच्चे हमेशा आगे वाले यानी ईच से जुड़े हुए नाउन्स को देखते हैं कि वो अपने प्लूरल फॉर्म में है और उसके अनुसार हम सहायक क्रिया, ऑक्सिलरीज वर्ब या मेन वर्ब के प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और यह किसी एक नाउन की ओर संकेत करता है। तो जब भी कोई भी सेंटेंस ईच से, आइदर से और नाइदर से जुड़ा हुआ हो, जैसे neither of the roads leads to the railway station,
तो जो नाइदर ऑफ दी रोड्स है, तो आपको रोड्स को नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये जो रोड्स है वह किस प्रोनाउन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए इसमें हम सिंगुलर नंबर के ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब के प्रयोग करेंगे। आशा है निश्चित रूप से इस उदाहरण को आप समझ गए होंगे। पुनः हम 5वें टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्न पूछने वाला। ऐसे प्रोनाउन जो हु से, हुम से, विच से और हुज से स्टार्ट होते हैं, यानी वाक्यों का जो प्रश्न है वह इन शब्दों से स्टार्ट होता है और जो इसका उत्तर होता है इन शब्दों में उसके उत्तर निहित होते हैं। सपोज दैट अगर आपसे मैं पूछूं कि हु आर यू, तो यू का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है? हु के लिए हुआ है। तो जो हम यू का जो आप बोलेंगे, आई एम अपना नाम रखेंगे, तो जो नाम रखेंगे वह हु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे हु जो है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि whom do you like more, तुम सबसे अधिक किसे पसंद करते हो। तो जो ये whom शब्द का जो प्रयोग हुआ है यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। तो जो नाउन यहाँ पे जो प्रयुक्त होगा तो यह किसी न किसी नाउन के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे whom जो है यह क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसके अंतर्गत WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड प्रयुक्त होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहले टाइप्स के इंट्रोगेटिव होते हैं वो yes और no टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और जो दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH फैमिली से बिलोंग करने वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर ऐसे पूछा जाए कि आर यू ईट राइस आर फिश, तो आप उसमें आप किसी एक सेंटेंस में उसका जवाब देंगे। आर यू ए स्टूडेंट, तो उसमें हाँ ना का जवाब देंगे। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, तो इसके जवाब आप एक शब्द में नहीं दे सकते हैं। आप बोलेंगे माय नेम इज ABCD, जो भी आपका नाम है बोलेंगे। तो यानी yes और no टाइप के क्वेश्चन जब ऑक्सिलरीज वर्ब से क्वेश्चन वाक्य शुरू होते हैं तब आते हैं, और WH फैमिली से जब क्वेश्चन शुरू होते हैं तो उसके उत्तर 2-4 शब्दों में दिए जाते हैं। तो वो यह जो उदाहरण है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वह है रिलेटिव प्रोनाउन। अब व्यवहारिक भाषा में कोई भी नाम होता है उसके शाब्दिक जो अर्थ होते हैं उसके नाम से ही इंडिकेट हो जाते हैं। देखिए, आप बोलते हैं वो मेरे रिलेटिव नहीं है, यानी वो मेरे संबंधित नहीं है। यानी ये एक ऐसा प्रोनाउन है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड में प्रयुक्त होता है लेकिन यह किसी नाउन को जो है संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, यहाँ पे लिखा गया है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। अब आगे हम शब्द लिख रहे हैं हु स्टोल माई पेन। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे हु जो है, अभी मैंने यहाँ बताया हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसमें जो हु है यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। कारण इसका क्या है? क्योंकि यह इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगाया गया है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया गया, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया गया है। यह वही लड़का है, यानी जो मेरी कलम चुराया है। तो हु का प्रयोग किसके लिए हुआ? यह अपने पूर्ववर्ती शब्द यानी एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं, यानी अपने पूर्व आए हुए शब्द दी बॉय को इंडिकेट कर रहा है। यानी ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो अपने पूर्ववर्ती को इंडिकेट करता हो वे क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में उसको यूं कह सकते हैं कि यह 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे दिस इज द बॉय एक सेंटेंस हो गया और ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा कलम चुरा लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यहाँ पे हो रहा है, जोड़ने वाले शब्द के रूप में हो रहा है। ऊपरी कक्षाओं में जब आप सेंटेक्स पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन हाई स्कूल के लेवल में आप इतना ही जाने कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो दोनों शब्दों को जोड़े
और जिस शब्द को जोड़ रहा है वह अपने आए हुए पूर्ववर्ती नाउन के पश्चात प्रयुक्त हो, तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं, आई गॉट दी पेन, मैं उस कलम को पा गया या मैं कलम को पा गया। विच वाज लास्ट, तो विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कलम के लिए हुआ है। तो यहाँ पे जो विच है वो कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार मैंने आज प्रोनाउन से संबंधित जो 6 काइंड्स हैं उसको मैंने बताया। यानी बच्चों किसी किसी किताब में प्रोनाउन के 7 और 9 काइंड्स भी दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से इसके 6 काइंड्स होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर इसके 8 काइंड्स होते हैं। जो आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको भ्रमित नहीं होना है और निरंतर मेहनत करना है, और जिस आशा और विश्वास से हम लोग सेवा कर रहे हैं निश्चित रूप से उसको आप फलीभूत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।